सावरकर वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। भाग 1 में हमने सावरकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जाना, उनके जो विचार थे उनकी नींव कहाँ से पड़ी उस बारे में जाना। आज का जो भाग है, और पिछले भाग में ही हमने ये भी देखा था कि उनकी माँ का देहांत हो गया था 1892 में, और तब से उनके पिता ही बच्चों का ख्याल रख रहे थे और बाहर की भी जिम्मेदारियां उठा रहे थे। फिर से उनके जीवन में खुशियां आती हैं जब 1896 में बाबा राव, जो कि विनायक के बड़े भाई थे, उनका विवाह यशोदा से होता है। यशोदा नाना राव फड़के की भतीजी थी, और इससे भी ना उनकी शादी से जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक किस्सा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो होता क्या है, जब यशोदा की शादी तय हुई, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो रखा था। तो जब यशोदा की विदाई होने लगी शादी के बाद, तो यशोदा रो रही थी। अब यशोदा जब रो रही थी तो विनायक को लगा कि भाभी इसलिए रो रही है क्योंकि उनकी आंखों में दर्द हो रहा है। तो विनायक यशोदा की माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भाभी की आंखों का बहुत ख्याल रखूंगा, उनको दवाई दिलाऊंगा, प्रॉपर मेडिकेशन कराऊंगा। तो सभी लोग उनकी ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं, यहाँ तक कि यशोदा भी। अब यशोदा शादी होके ससुराल में आ जाती है, यानी विनायक और उनके परिवार के साथ आ जाती हैं, और वो एक बहुत ही लविंग और केयरिंग लड़की थी। और वो ना, विनायक उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं और यशोदा विनायक को मराठी गीत सिखाती हैं। और कहीं ना कहीं विनायक को और उनके जो बाकी भाई बहन थे, उनको एक माता, एक फ्रेंड की जो कमी घर में थी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। अब क्योंकि बाबा राव की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी, तो बाबा राव को दामोदर पंत, विनायक के पिता, नासिक भेज देते हैं आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। इस समय विनायक भागुर में ही रहकर अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी कर रहे थे, और ये 1896 के आसपास का जो समय है, इसी समय महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ जाता है, और कई कई जगह पर तो ये सांप्रदायिक तनाव सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का भी रूप ले रहा था। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विनायक को पढ़ने का पहले से ही बहुत शौक था, तो वो न्यूज़पेपर, जर्नल वगैरह लगातार पढ़ते रहते थे, और केसरी, पुणे वैभव जैसे न्यूज़पेपर ने उनके दिमाग पर, उनके विचारों पर बहुत बड़ा असर डाला। और जब भी वो देखते थे कि हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, तो उन्हें लगता था कि ये जो हिंदू हैं वो इतने सफरर क्यों हैं, विक्टिम ही क्यों हैं, वो खुद से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों ने उनको काफी प्रभावित किया। और हम देखते हैं कि इसी समय विनायक और जो उनके दोस्त थे, वो केसरी, तिलक के विचारों से या बाकी न्यूज़पेपर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या प्लान बनाया, भागुर में एक मस्जिद थी जो कि बहुत सालों से अनयूज्ड थी, तो वो उन्होंने प्लान बनाया कि हम जाके उस मस्जिद पर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, क्योंकि हिंदुओं पर जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने हमला किया, मस्जिद को थोड़ा तोड़ा। तो ये बात जब उनके मुस्लिम क्लासमेट्स को पता चली, तो ऑब्वियसली दोनों जो ग्रुप थे, एक हिंदू लड़कों का ग्रुप जिसको विनायक सावरकर लीड कर रहे थे, और मुस्लिम लड़कों का ग्रुप, उनमें बाहर आपस में लड़ाई होती है। तो सारी लड़ाई वड़ाई के बाद वो दोनों ग्रुप डिसाइड करते हैं कि भाई लड़ाई बड़ाई हो गई है, लेकिन ये बात हम टीचर तक नहीं जाने देंगे, और दोनों ग्रुप इसको बाहर सुलझाते हैं। लेकिन ये जो प्रारंभिक इवेंट हैं जो 1896 के बाद हम कर रहे हैं, इन एक्सपीरियंसेस ने विनायक को ये सिखाया कि हिंदू जो सोसाइटी है, जो हिंदूज हैं, वो कितने पुअरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो किस तरीके से कास्ट सिस्टम में बटे हुए हैं, और कास्ट सिस्टम कैसे इस सोसाइटी का विनाश कर रहा है। तो इन आरंभिक अनुभवों ने उनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। और जब वो स्कूल में ही थे, तभी से वो सोचते थे कि कुछ ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री स्कूल जैसा कुछ बनाना है, जिससे कि जो अपने ग्रुप के लड़के हैं उनमें डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ाई जा सके, क्रांतिकारी विचार उनमें भरे जा सके। एक खेल वो खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, जिसमें लड़कों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक होते थे हिंदू, एक होते थे मुस्लिम, और एक होते थे ब्रिटिश। तो उसमें क्या होता था, जो मैदान था उसके बीचों बीच भगवा झंडा लगा होता था, और नीम की निबोली यानी जो नीम के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो यूज करते थे गोलियों की तरह। तो जो लड़के उन गोलियों का सामना करते हुए या उनसे बचते हुए सबसे पहले वो भगवा झंडे को लेकर आते थे, वो विजयी माने जाते थे। और ऐसा हर बार होता था, ऑलमोस्ट हर बार ऐसा ही होता था कि जो विनायक है और उनका जो ग्रुप है वो ही ज्यादातर जीतता था। और जब कभी मुस्लिम या ब्रिटिश
उन्हें दिखता था कि भाई ये वाला ग्रुप जीतने वाला है, तो उनसे जाके बोलते कि देखो हमें नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने देश के हित के लिए हमें हिंदू जो ग्रुप है उसको जीतने देना चाहिए। तो ऐसे खेल खेल में जो वो कभी भी, इवन खेल में भी वो नहीं देखना चाहते थे हिंदूज या उसके ग्रुप को हारते हुए। इस खेल के समाप्त होने के बाद फिर जो सारे लड़के होते थे वो वीरता के गाने गाते थे, चारों ओर भागुर में परेड करते थे और इस तरह के खेल वो खेला करते थे। अब जब विनायक की प्राइमरी एजुकेशन भागुर से कंप्लीट हो गई तो विनायक के पिता दामोदर पंत ने उनको बाबा राव यानी विनायक के बड़े भाई जो कि नासिक में रहकर ऑलरेडी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे उनके पास भेज दिया। वहां पर जाकर विनायक जो थे उनको घर की काफ़ी याद आती थी, लेकिन उनके पिता हर 15वें दिन उनसे मिलने आते थे और वहां पर कुछ दिन उनके साथ रुकते थे। लेकिन जब उनके पिता का जाने का समय होता तो विनायक थोड़े भावुक हो जाते थे। नासिक का जो हाई स्कूल था वहाँ पर उनको अपने जैसे इंटेलेक्चुअल, हम या ये कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड बच्चे तो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन सारे के सारे टीचर विनायक को उनकी डिसिप्लिन, उनकी राइटिंग स्किल, उनकी जो ऑरेटरी स्किल्स थी उसके कारण बहुत ही पसंद करते थे। और वहाँ पर ही उनके एक टीचर ने विनायक को बोला कि भाई आप तो बड़ा अच्छा लिखते हो, तो आप न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल क्यों नहीं देते। तो तब विनायक ने उन टीचर्स के प्रेरित करने पर अपना एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में दिया जो कि नासिक वैभव न्यूज़पेपर में छपा। और जब एडिटर को पता चला कि भाई ये आर्टिकल लिखने वाला बच्चा एक स्कूल का लड़का है जो कि 13 साल का है, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए और उनको चारों ओर नासिक में उनकी बहुत प्रशंसा हुई इस आर्टिकल के कारण। इसी तरीके से एक और न्यूज़पेपर था लोक सेवा, जिसके एडिटर थे अनंत वमन बर्वे। विनायक के ही एक टीचर ने विनायक को अनंत वमन बर्वे से इंट्रोड्यूस करवाया और कहीं ना कहीं अब विनायक को रास्ता सा मिल गया था अपने विचारों को प्रकाशित करने का, अपनी कविताओं के लिए, अपने लेख के लिए वो एक इजी एक्सेस मिल गया था। तो बर्वे ही विनायक को इंसिस्ट करते हैं कि भाई नासिक में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, आप क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो जब विनायक ने उसमें पार्टिसिपेट करने की सोची तो पता चला कि भाई जो अंतिम तिथि है वो तो समाप्त हो चुकी है। तो बर्वे के कहने पर विनायक को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन उनको लास्ट नंबर दिया जाता है। यानी जब सारे के सारे जो डिबेट में प्रतिभागी हैं वो बोल चुके होंगे तब विनायक का नंबर आना था। तो विनायक को अंतिम नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी उनके जो विचार थे वो जजेस को इतना प्रभावित करते हैं कि वो ही उस डिबेट के विनर बनते हैं और साथ ही साथ उनकी चर्चा पूरे नासिक में होने लगती है और सभी लोग उनके जो विचार थे, उनकी जो बात कहने की जो क्षमता थी अपनी, उससे बहुत प्रभावित हुए और वो कहीं ना कहीं पूरे नासिक में चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस सफलता ने विनायक को एक प्रेरणा दी, उनको दिशा दिखाई और उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और इम्प्रूव किया। उन्होंने मराठी किताबें पढ़ी, उन्होंने अंग्रेजी किताबें पढ़ी जिससे वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और हम आगे आने वाले भागों में देखेंगे कि किस तरीके से विनायक एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली वक्ता के रूप में उभर कर सामने आए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार क्यों विनायक को भागुर छोड़ना पड़ा, क्यों उनकी अंतिम विदाई हुई भागुर से। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। जय हिंद, जय भारत।